my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is सलोनी पांडे. So आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन. साथ ही इस चैप्टर का हम कर चुके हैं वन शॉर्ट रिवीजन. सब बारी आती है चैप्टर के लास्ट में या एंड में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आंसर करने की. सो हम क्या करने जा रहे हैं? हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज. लेकिन क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना जो मैं आपको दे दूं या मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर्स किस पैटर्न में लिखने हैं. आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होगा? वैसे तो हम बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको आंसर्स किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए. अच्छा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या लॉन्ग. लेकिन जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सो हम इसे बेसिकली ये मान के चलते हैं कि ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, सो इस फॉर्म में ही हम इसको आंसर करते हैं, इसी फॉर्मेट में. सो हम यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं आंसर में, हम सबसे पहले मतलब आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं. जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम आते हैं मेन पार्ट ऑफ द आंसर पे या फिर मैं कहूँ मेन बॉडी पे, एंड देन इसके बाद में हम करते हैं कंक्लूड. ठीक है, क्या करोगे? अपने आंसर को कंक्लूजन करोगे, कंक्लूड करोगे, और इसे आपको करना है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में. ठीक है, सो वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अपने आंसर को जो है और ज्यादा इफेक्टिव बनाना. और क्या कर सकते हो? इसमें फ्लो चार्ट्स को यूज कर सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, और इन सभी के थ्रू अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाना है. क्लियर है? सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में. ये क्लियर है आपको जो मैंने आपसे कहा कि हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज हाउ हैज कॉलोनियलिज्म इंपैक्टेड आवर लाइव्स. You can either focus on one aspect like culture or politics or treat them together. यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 पार्ट्स में. सबसे पहले आपसे पूछा है कि कॉलोनियलिज्म हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पेक्ट करता है. ठीक है, सेकंड आपसे ये पूछा है कि अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो आप कल्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, या आप चाहो तो पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, या फिर आप इन दोनों को ही साथ में लेके फिर हमें बताओ कि कॉलोनियलिज्म ने हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पेक्ट किया है. सो यानी कि या तो आपको कल्चर के थ्रू एक्सप्लेन करना है या आपको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, या दोनों को साथ में लेके बताना है कि कॉलोनियलिज्म की वजह से इन दोनों पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है. क्लियर है? आया समझ में? सो देखो, आप सबसे पहले बताओगे कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, या फिर आपने मीनिंग बताया कॉलोनियलिज्म का, और ये आप बताने वाले हो 2 या 3 लाइन में. ठीक है, आपने बता दिया कि भैया कॉलोनियलिज्म जो है वो ये होता है, और इंडिया में जो है कॉलोनियलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट होता है प्रोबेबली 1600 से. क्लियर है? इस तरह से आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया. अब ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं. सो अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमको किस तरह से अपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि पैटर्न क्या होगा. सो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, आपने बताया कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है. फिर हम आएंगे हमारे क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर. ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट, या फिर मैं कहूं मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो अब आप यहाँ पे क्या बताओगे कि देखो, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वो बेस्ड था कैपिटलिज्म के ऊपर. ठीक है, सीधे सीधे जो चीजें आपसे पूछी गई हैं उसी को बताना है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग फॉर्म में उसको आंसर कर रहे हैं, चीजों को रिपीट नहीं करना. सो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड था एंड डायरेक्टली इंटरफेयर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म. अब अगर आप यहाँ पर पूरी कहानी अभी सुनाने लग जाओगे तो आप मेन पार्ट ऑफ द आंसर पे नहीं आ पाओगे. जैसे मान लो आपने बताया कि देखो भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैपिटलिज्म इमर्ज होता है, और ये सारा कुछ जो है ब्रिटेन या फिर यूरोप से, इंग्लैंड से चल रहा था, है ना. सो ब्रिटिशर्स भी फिर हमारे यहाँ पर आते हैं, हमें कॉलोनी बनाते हैं, और उनका ये जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये चाहते थे कि इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और अल्टीमेटली उस कैपिटलिज्म को हमारे यहाँ पर भी लागू कर दिया, एक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, और सारा प्रॉफिट गेन करके चले गए. ये तो अब हमको पता है, ये हमें पता है. लेकिन यहाँ पर अगर आप इतना सारा लिखोगे तो एक पैराग्राफ तो आपका वैसे ही हो जाएगा. सो आपने बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि जो ब्रिटिश
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड था और यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना था और बेनिफिट प्रोवाइड करना था ब्रिटिश कैपिटलिज्म को, इसलिए इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस जो है वो आके स्थापित एस्टैब्लिश्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने बताया फर्स्ट लाइन में। देन आपने बताया कि एवरी पॉलिसी वाज गियर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, और ब्रिटिशर्स की सभी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कैपिटलिज्म को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करने और एक्सपेंड करने के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, ये आपने बताया। अब आपसे जो पूछा है कि फिर हमारी लाइफ को किस तरह से इंपैक्ट हुआ, तो फिर आपने उसके यहाँ पर ढेर सारे रीजंस आपको बताने। क्या बताओगे? देखो, इट चेंज द लॉ ऑफ लैंड। यहां से जो है हमारा जो लॉ ऑफ लैंड रहा है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। या फिर आप शॉर्ट में ये भी बता सकते हो कि सबसे पहले कॉलोनियलिज्म इंपैक्टेड आवर लाइव्स बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि किस तरह के चेंजेस जो है हमें सोसाइटी में देखने को मिले, और स्पेशली हम ये कहाँ से देख रहे हैं? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। सो आपने बताया कि सबसे पहले तो इसने हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, फिर उसके बाद में और क्या चेंजेस आए? सो इट चेंज्ड द लॉ ऑफ लैंड। यहां से लॉ ऑफ लैंड चेंज होता है। क्यों? क्या चेंज होता है इसमें? इट चेंज नॉट जस्ट land ownership laws but decided even what crops would be grown and what ought not to be. So सबसे पहला जो चेंज हमको देखने को मिल रहा है या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारे लैंड के ऊपर, कि सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनरशिप के जो लॉ थे सिर्फ उन्हें ही चेंज नहीं किया, बल्कि ये भी बताया कि हमें इस लैंड पे क्या चीज ग्रो करनी है, कौन से क्रॉप्स हम उस पे करेंगे, कौन से क्रॉप्स हम उस पे ग्रो नहीं करेंगे। सेकेंडली, इट ऑल्टर्ड द वे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टेक प्लेस। अब हमारे यहाँ किस तरह का प्रोडक्शन होगा, हम उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स को, ये सारा का सारा जो प्रोसेस था इसको भी ऑल्टर करके रख दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये आपने बताया। देन आपने बताया कि इट स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको भी इंपैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप इसमें एक आधा एग्जांपल दे देना कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हुआ करते थे उसमें चेंजेस किए। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड को लेके जो है चेंजेस किया था, उसमें आप इंडिगो कल्टिवेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि सभी जो है जो भी कल्टीवेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो को ही कल्टीवेट करेंगे। सो इसका आप एक एग्जांपल दे, एक लाइन में एग्जांपल है ना, एक्सप्लेन नहीं करना उसको। देन इट स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग फॉरेस्ट एंड क्लियर ट्रीज एंड स्टार्टेड प्लांटेशन। अब फिर यहाँ से क्या होता है, उन्होंने जो है हमारे फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट के लॉ बनाए, ट्री को मतलब जो पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था उनको क्लियर कर देते थे और उस पर प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते। सो अल्टीमेटली हमारी इकोलॉजी को भी अफेक्ट किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ये एक चीज भी आपने बताया। Then colonialism introduced the forest acts that changed the lives of tribals and pastoralists. अब इनकी वजह से जो फॉरेस्ट एक्ट हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुए थे उसकी वजह से जो है हमारे ट्राइबल्स जो थे, पेस्टोरलिस्ट जो थे, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होती है। इसी के साथ में इट लेड टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब इसी के साथ में जो है हमारे यहाँ के जो पीपल थे, इंडियन पीपल थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, माइग्रेट करवाना स्टार्ट किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। और इसकी वजह से इन सभी कारणों से अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जो है नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत बाद में होती, कब होती है? स्पेशली अगर हम बात करें सो 20th सेंचुरी से, 19th सेंचुरी से भी होती है, लेकिन स्पेशली जो मेन हमको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 20th सेंचुरी में। सो कुछ इस तरह से हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये आपने सारे रीजंस यहाँ पर बता दिए। नाउ द कॉलोनियलिज्म अफेक्टेड आवर लाइव्स कल्चरली, पॉलिटिकली एंड मोर और लेस कंबाइनिंग द टू। फिर जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पेक्ट किया, और याद रखिएगा बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। बस एग्जांपल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि जितना पूछा है वो सारा आपको लिखना है वर्ड लिमिट के अंदर। सो ऐसा मत करना कोई पॉइंट याद नहीं आया तो एक ही पॉइंट को जो है बहुत सारा जो है एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ना। सो ये नहीं करना है, सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर नोट करना है। क्लियर है? देन हमने बताया कि अब जो कॉलोनियलिज्म है वो हमारी लाइफ को कल्चरली, पॉलिटिकली दोनों तरह से जो है अफेक्ट करता है। या तो कल्चरली भी कर सकता है, पॉलिटिकल भी कर सकता है, या दोनों को कंबाइन करके भी कर सकता है। तो अब कैसे करा उसने हमारी लाइफ्स को इम्पेक्ट? सो due to mobility and exposure to modern Western thoughts, people started thinking about freedom, liberty and human beings' rights
which provided basis for Indian freedom movement। अब क्योंकि मोबिलिटी और मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स से हमारा एक्सपोजर होता है कि भैया इक्वालिटी भी होती है, लिबर्टी भी होती है, फ्रेटर्निटी भी होती है, पीपल के राइट्स भी होते हैं, सिटीजन्स राइट्स भी होते हैं, जब ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला और इसके बारे में हमने सोचना स्टार्ट किया, सो यहाँ से जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि पीपल को पता चलता है, ह्यूमंस को पता चलता है कि उनके पास में किस तरह के राइट्स होते हैं। सो अल्टीमेटली इसने कल्चरली पॉलिटिकली हमें अफेक्ट किया। कॉलोनियलिज्म ऑल्सो हैड सिग्निफिकेंट सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब इसी के साथ में जो है सोशल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दोनों को हम साथ में समझेंगे। कैसे? इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली द इमर्जिंग मिडिल क्लास वाज ग्रेजुअली चेंज्ड, दैट इज देयर लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, लैंग्वेज एंड क्लोथिंग। सो किस तरह से हमारे कल्चर और पॉलिटी को अफेक्ट किया कि जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज थे वहां से हमको पता चला कि भैया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सिटीजन्स राइट्स, वोटिंग राइट्स, इस तरह के राइट्स भी होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वुमेन्स के राइट्स भी होते हैं। इनके बारे में हमें पता चला, हमने उसमें पॉलिटिकली जो है एक तरह से मूवमेंट हमने स्टार्ट करी। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सोशो कल्चरल चेंजेस की हम बात करें, सो मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स के थ्रू उनके ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट्स, उनकी लाइफ स्टाइल, इन सारी चीज़ों से हमारा अपना कल्चर भी अफेक्ट होता है, हमारा अपना ट्रेडिशन भी अफेक्ट होता है। सो इस तरह के चेंजेस भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी वॉज सिग्निफिकेंट। और इसी के साथ में जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स रहे, जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट, हमारा लीगल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन सिस्टम, पुलिस, ट्रैफिक रूल्स, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताती हैं कॉलोनियलिज्म का। क्लियर है? आया समझ में आपको कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के आने से या कॉलोनियलिज्म की हमारी जो लाइफ्स हैं वो इम्पैक्ट होती हैं, और कल्चरली पॉलिटिकली ये दोनों चीज़ें कैसे होती हैं। फिर आप अल्टीमेटली क्या करोगे? कंक्लूड करोगे। आप कंक्लूड कैसे करोगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वजह से आने से हमारी लाइफ जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में भी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मेजर चेंजेस की जगह आप हीविल्स भी लिख सकते हो, यानी कि मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इस तरह से क्या करोगे? अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करोगे कंक्लूड। क्लियर है? आए समझ में क्वेश्चन की क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट करने हैं एंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, that is industrialization and urbanization are linked processes, discuss। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसको आपको करना है डिस्कस। तो कैसे बताओगे, कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को? तो सबसे पहले बताओगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, फिर बताओगे अर्बनाइजेशन क्या होता है, फिर बताओगे कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। यानी सबसे पहले मीनिंग, दोनों का आपको मीनिंग बताना है, फिर आपको ये बताना है कि ये किस तरह से लिंक्ड हैं, एंड देन फाइनली क्या करना है? फाइनली आंसर को करना है कंक्लूड। सो ये रहेगा आपका पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2 को लेके। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो industrialization refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam or electricity। जहां पर मशीन प्रोडक्शन हो रहा है, आप इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, जैसे स्टीम को, इलेक्ट्रिसिटी को, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहीं अब हम आ जाएं अर्बनाइजेशन पे। सो इट इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो है टाउन्स में जो पीपल रह रहे हैं उनका नंबर ज्यादा होता है रादर देन इन विलेजेस और रूरल एरियाज। अब ये आपने बता दिया दोनों का मीनिंग क्या होता है। अब दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड अप हैं आप ये बताओगे। सो आपने सबसे पहले बताया कि अ प्राइम फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉप्स रादर देन एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सो इसका एक प्राइम फीचर ये होता है कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो मेनली फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, शॉप्स में होती हैं रादर देन एग्रीकल्चर। Over 90% people are living in cities and towns where most jobs are to be found and new opportunities are created। 90% people जो है वो टाउन्स में रह रहे होते हैं, सिटीज में रह रहे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटेन की बात करें, सो ये पहली ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और सबसे पहले यहाँ की जो रूरल कम्युनिटी थी वो अर्बन कम्युनिटी में ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्म हुई
थी। सो अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों प्रोसेस ही सबसे पहले हमको ब्रिटेन की सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ये आपने बताया कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। अब सबसे सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, वो ये है कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होगा, तो हमको जो है वर्कर्स की जरूरत भी होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी। और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड होती हैं, जैसे टाउन्स वगैरह में एस्टैब्लिश हो जाएंगी, जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस होंगे, जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पर सेटअप होंगी। अब मेनली जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में वर्क करती थी, और यहाँ पे जो पीपल होते थे वो यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर ही वर्क किया करते थे, जिन्हें हम कहते हैं रूरल एरियाज़, ठीक है। यहीं पर पीपल वर्क करते थे। लेकिन जब देखा कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, यहाँ पर आपका एक अपना टाइम ड्यूरेशन होगा वर्क का, आपको जो है प्रॉपर सैलरी पे की जाएगी, और भी बहुत सारी इसी के साथ में फैसिलिटीज जो हैं आगे चल के टाइम के साथ में इवॉल्व होती चली जाती हैं। सो इन सारी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेके जो एक अमाउंट है या फिर मैं कहूँ प्रॉफिट है वो अनसर्टेन हुआ करता था, डिपेंड करता था इन्वायरमेंट पे, डिपेंड करता था रिसोर्सेज पे। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें सर्टेन है। सो पीपल ने क्या स्टार्ट किया, रूरल एरियाज से इन टाउन्स में, इन सिटीज़ में मूव करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पर अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन पीपल होते हैं, मतलब टाउन्स होती हैं, सिटीज होती हैं, जहाँ पर पीपल रह रहे होते हैं। सो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आना, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है। सो दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से टोटली क्या है, लिंक्ड अप हैं। क्लियर है? अब ये आगे समझ, अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है वेरियस पॉइंट्स के थ्रू, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आपने क्या बताया कि 90% पीपल जो है टाउन और सिटीज में रहते हैं। जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कॉस्ट डिक्लाइन ऑफ अर्लियर अर्बन सेंटर्स। अब इसके क्या हमको रिपरक्यूशंस देखने को मिले, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इंडिया में, जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल टाइम चल रहा था, तो हमारे जो अपने अर्बन सेंटर्स थे वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ये इम्पैक्ट हो गया इंडियन सोसाइटी पर, क्योंकि अब हम इंडियन सोसाइटी को मेन फोकस में रखते हैं। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका भी हमने दे दिया कि लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड था, तो अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट है वो हमें इंडियन सोसाइटी में डिफरेंटली देखने को मिला। हमारे अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो गए और न्यू कॉलोनियल सिटीज इमर्ज हो गई, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे, मद्रास अपना चार्म लॉस्ट कर चुके थे। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बूम्ड इन इंडिया, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया डिक्लाइन बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट टू मैनचेस्टर। और इसी के साथ में ब्रिटेन में जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज होता है, वैसे वैसे इंडिया का जो सिल्क और कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे वो एक तरह से उनके लिए बेन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मैनचेस्टर के साथ में compete नहीं कर पा रहे थे। At the end of 19th century, with the development of mechanized factory industrialization, few towns became heavily populated. और ultimately 19th century के end तक आते आते जैसे जैसे और ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है, वैसे वैसे हमको देखने लगता है कि बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो हेविली पॉपुलेट हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिंक्ड अप हैं। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ रीसेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेड टू वास्ट एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। अब अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने प्रोटेक्ट और प्रमोट करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज को आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी सिटीज जो है वो भी इमर्ज और एक्सपेंड हो रही हैं। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर क्या चीज बतानी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप किस तरह से। अब क्योंकि इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसका एग्जाम्पल भी देना ही पड़ेगा। और जो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिख के समझाई कि किस तरह से लिंक्ड अप है, उस पूरे प्रोसेस को आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? आया ये क्वेश्चन भी समझ में? देन अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको खुद से करने हैं। वो जनरली मतलब आपके अपने एग्जांपल्स, आपके अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आपको उन्हें आंसर करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जस्ट सपोज आप जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस भी रीजन में रहते हो, सो क्या वो एक टाउन है, क्या वो एक सिटी है, क्या वो एक अर्बन एरिया है, क्या वो एक रूरल एरिया है। अगर वो अर्बन एरिया
एरिया है तो वह अर्बन एरिया क्यों है, क्या आप वहां पर किसी फैक्ट्रीज वगैरह को देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह को देख रहे हैं, क्या आप वहां बिल्डिंग्स देखते हैं, क्या अगर वो एक रूरल एरिया है तो क्या वहां पर एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है, अगर एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है तो वहां पे लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह का है, इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये सब आप बताओगे आप जिस भी एरिया में रहते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को आपको रीड जरूर करना है, उनको स्किप नहीं करना है, उनको रीड करना है, उनको आंसर फ्रेम करना है। भले आप उसके आंसर लिखिएगा नहीं नोटबुक में, लेकिन आप अपने आप से उनको आंसर जरूर करिएगा। क्लियर है? आई होप आपको चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आगे होंगे समझ, विद ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन और आंसर राइटिंग पैटर्न के साथ में। सो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है और उन्हें नोट भी करना है। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो क्या करना है, इन सभी वीडियोस को देखने के लिए गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th पढ़ना है, क्लास 12 पे क्लिक किया, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब जैसे सपोज आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है, सो यहाँ पर आपको वॉच नाउ के बटन दिख रहे हैं, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करना, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना। तो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।